इस फिल्म की शुरुआत होती है लेस्टर से। लेस्टर मिडिल ईस्ट मैन है, एक मैगजीन एग्जीक्यूटिव है, पर उसे ये जॉब पसंद नहीं है। कैरोलिन से उसकी शादी हुई थी, पर इस शादी में उसका दम घुटता है। कैरोलिन वैसी नहीं है जैसा उसने अपने ख्वाबों में सोचा था। वो तो न्यूरोटिक होने के साथ साथ काफ़ी एम्बिशियस भी है। भला कैरोलिन का ये बिहेवियर लेस्टर को कैसे पसंद है? कैरोलिन रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पर काम करती है। इस कपल की 16 साल की बेटी है जेन। जेन अपने पेरेंट्स से नफरत करती है। इन सब के साथ ही वो एक अच्छी चीयर लीडर भी है। लेस्टर के पड़ोस में रहने आए हैं नए पड़ोसी फ्रैंक और उसकी वाइफ। फ्रैंक यूएस मरीन का रिटायर्ड कर्नल है। फ्रैंक अपनी वाइफ बारबरा और अपने टीनेजर बेटे रिकी के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ है। रिकी को फिल्मिंग करने का बड़ा शौक है। अपने कैमकॉर्डर में वो आसपास की सारी चीज़ें फिल्मिंग करता रहता है। इस तरह उसके बेडरूम में सैकड़ों रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। इसके साथ ही वो पार्ट टाइम केटरिंग का भी जॉब करता है। इसके तहत वो गांजे में डील करता है, यानी यहाँ पर वो गांजे की सप्लाई भी शुरू कर चुका है। उसका फादर फ्रैंक काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो हर चीज़ को डिसिप्लिन में रखना चाहता है। कई बार तो रिकी पर भी हिंसक हो जाता है। रिकी को भी वो अपने डिसिप्लिन में रखना चाहता है। उसने रिकी को मिलिट्री एकेडमी में जाने के लिए फोर्स किया था, पर रिकी नहीं गया। रिकी के साथ वो बड़े बेहूदगी से पेश आता है। एक बार तो रिकी को साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेजना पड़ा था। लेस्टर के पड़ोस में ही एक और गे कपल रहता है, जिम ओलिवर और जिम बकली। ये गे कपल फ्रैंक और उसकी फैमिली का पड़ोस में वेलकम करते हैं। कुछ दिनों के बाद फ्रैंक फिर से रिकी पर हावी हुआ है। वो उसे मारते हुए कन्फेस करता है कि उसके अंदर गे वाली फीलिंग्स है। यानी फ्रैंक अपने आप से ही परेशान है और अपना गुस्सा वो रिकी पर उतार देता है। इस कहानी में जेन के साथ साथ उसकी खूबसूरत फ्रेंड एंजेला भी है। एंजेला भी जेन के साथ चीयर लीडर है। उसका सपना है मॉडल बनने का। जो भी उसे देखता है उसे देखता रह जाता है। आज जब बास्केटबॉल गेम के दौरान एंजेला जेन के साथ परफॉर्म कर रही थी, तब लेस्टर की नज़र गई एंजेला पर। उसे देखकर लेस्टर के अंदर काम वासना जागृत हुई। यहाँ वो एंजेला को देखते हुए उसे पाने के सपने देखने लगा है। रात को जब वो सो रहा है तब भी उसे सिर्फ एंजेला का सपना आया है, गुलाब के पत्तों में लिपटी हुई एंजेला। उसे कल्पना करके लेस्टर हस्तमैथुन भी करता है। कैरोलिन भी लेस्टर से 10 कदम आगे है। लेस्टर तो बस सपने देख रहा है। कैरोलिन ने हकीकत में अफेयर शुरू किया है बडी केन के साथ। बडी केन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इधर लेस्टर को उसके बॉस ब्रेड ने फायर कर दिया है। लेस्टर इस जॉब को छोड़ देता है, पर ब्रेड से अपनी मन मुताबिक शर्तें मनवा लेता है। ब्रेड उसे पे और बेनिफिट्स देने को राजी हो गया है। इन सब के बाद लेस्टर ने लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जॉब शुरू की है। उसने अपनी ड्रीम कार 1970 की पोंटिएक फॉरवर्ड को खरीदा है। इसे वो अपने गैराज में रखता है। कैरोलिन को ये सब देखकर बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, पर वो लेस्टर को ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती। एक दिन एंजेला जेन से बातें करते हुए कह रही है कि जेन के फादर ठीक ही हैं। अगर उनकी बॉडी थोड़ी और अच्छी होती तो वो जेन के फादर के साथ संभोग कर लेती। इनकी ये बातें लेस्टर ने छिप कर सुन ली हैं। बस फिर क्या है, लेस्टर को धुन सवार है बॉडी बनाने की। उसे पूरी उम्मीद है कि अगर वो बॉडी बना ले तो डेफिनेटली एंजेला उसे मिल जाएगी। वो गैराज में ही वर्कआउट करना शुरू करता है। धीरे धीरे उसके मसल सब आकर्षक बन गए हैं। लेस्टर इसके साथ ही गांजा भी लेता है। ये गांजा रिकी के द्वारा सप्लाई किया जाता है। जब भी लेस्टर जेन के साथ एंजेला को देखता है, वो पहले तो जेन से बातें करता है, फिर एंजेला से दोस्ती बढ़ानी शुरू करता है। कई बार उसे टच भी कर देता है। एंजेला भी उसे बढ़ावा देती रहती है। एंजेला नोटिस करती है कि रिकी इनकी फिल्मिंग करता है। वो जेन से कहती है कि रिकी उसे एक बेहुदा किस्म का और ठरकी टाइप का लड़का लगता है। जेन नोटिस करती है कि रिकी अपनी खिड़की से उसकी खिड़की पर फिल्मिंग करता रहता है। कुछ दिनों के बाद जेन रिकी से मिलती है। रिकी जेन को अपनी बेस्ट रिकॉर्डिंग की हुई फिल्म को दिखाता है। रिकी कहता है कि ये उसकी सबसे बेहतरीन रिकॉर्डिंग है। इसमें एक प्लास्टिक बैग हवा में घूम रहा है और साउंड कर रहा है। इसके बाद से दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। कुछ दिनों के बाद जेन अपने पेरेंट्स से झगड़ा करती है। इसके बाद वो गुस्से में खिड़की के पास आकर खड़ी होती है। वो नोटिस करती है कि रिकी अपनी खिड़की से इस खिड़की पर कैमरा लगाए हुए हैं। जेन यहाँ धीरे धीरे निर्वस्त होना शुरू करती है। यहाँ वो अपने अंगों को दर्शाती है और रिकी इनकी फिल्मिंग किए जा रहा है। एंजेला को रिकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से जेन और एंजेला की दोस्ती में भी दरार पड़ने लगी है। इधर लेस्टर को कैरोलिन के अफेयर के बारे में पता चल चुका है, पर वो कैरोलिन पर गुस्सा नहीं होता। वो कुछ ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ दिनों के बाद बडी ने कैरोलिन से अफेयर को ख़त्म कर लिया है। कैरोलिन का ब्रेकअप भी हो गया है और उसका काम भी अच्छा नहीं चल रहा। इन सब से वो और भी फ्रस्ट्रेट हो गई है।
एक रात को नोटिस करती है कि उसका पति 61-62 कर रहा है। वो लेस्टर को इसके लिए कन्फ्रंट करती है। लेस्टर कहता है, कम से कम मैं बाहर दूसरी औरतों से अफेयर तो नहीं कर रहा। यहाँ दोनों में कहा सुनी होती है। लेस्टर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। उसके चेहरे पर स्माइल है। इन सब में मौका मिलने पर एंजेला से मिल लेता है। एक बार दोनों में चुंबन क्रिया होती है। लेस्टर इसे बड़ा एंजॉय करता है। इस बारे में वो कई महीनों से फैंटेसाइज करता रहा है। रिकी के फादर फ्रैंक को अपने बेटे पर शक हुआ है। आखिर रिकी और लेस्टर की दोस्ती की वजह क्या है, इस बारे में वो पता लगाना चाहता है और रिकी के कैमकॉर्डर से फुटेज को देखता है। इसमें लेस्टर वर्कआउट कर रहा है, वो भी नग्न अवस्था में। दरअसल रिकी जब यहाँ के सराउंडिंग्स की रिकॉर्डिंग कर रहा था तब उसमें से ये सब भी गलती से रिकॉर्ड हो गया। इससे फ्रैंक को लग रहा है कि रिकी और लेस्टर का समलैंगिक रिश्ता चल रहा है। रिकी और जेन की रिलेशनशिप काफ़ी आगे निकल चुकी है। जेन कई बार रिकी के पास आकर नग्न अवस्था में लेट जाती है। दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। जेन कहती है, मैं अपने फादर से नफरत करती हूँ, क्या तुम मेरे लिए उनका मर्डर कर सकते हो। रिकी पहले तो इसे एक्सेप्ट कर लेता है पर बाद में कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। फ्रैंक रिकी पर स्पाई करना शुरू करता है। वो इन दोनों के बीच हुए ट्रांजैक्शन से ये फिगर आउट नहीं कर पाता कि इनके बीच गांजे की डील चल रही है, बल्कि उसे तो ऐसा लगता है कि दोनों का समलैंगिक रिश्ता है। वो रिकी को कन्फ्रंट करता है। वो उसे काफ़ी मारता भी है। वो कहता है, तो तुमने ये धंधा भी शुरू कर दिया है, तुम अब मर्दों को संभोग का सुख देने लगे हो। रिकी यहाँ झूठ बोलते हुए इन सबको एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि वो इस घर को छोड़कर जाना चाहता है। फ्रैंक भी उसे घर से निकालता है। अब रिकी ने यह घर छोड़ दिया है। जाने से पहले वो अपनी माँ से भी मिलता है। उसकी माँ भी जाने की इजाज़त दे देती है। इधर हम परेशान कैरोलिन को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठी है। अपनी ग्लव बॉक्स से वो गन को हटाती है। जेन इधर एंजेला से कहती है, तुम आजकल मेरे फादर के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट मारने लगी हो। इतने में रिकी यहाँ पहुँचा है। वो कहता है, मैंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया है, क्या तुम मेरे साथ भागोगी। एंजेला को रिकी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जेन से कहते हैं कि जेन को रिकी के साथ नहीं जाना चाहिए। रिकी यहाँ जेन को कन्विंस करता है कि दोनों का फ्यूचर एक साथ बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ इन दोनों में बेहद प्यार दिखता है। एंजेला जब रिकी की यहाँ इंसल्ट करती है तब जेन रिकी की साइड ले लेती है। एंजेला कहती है, तुम दोनों लूजर्स हो, दो लूजर्स एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। इस तरह ताना मारकर वो यहाँ से चली गई है। जेन रिकी को गले से लगाती है, यानी वो रिकी के साथ न्यूयॉर्क भागने के लिए तैयार है। इधर फ्रैंक को रियलाइज़ होता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो रोता हुआ लेस्टर के पास पहुंचा है। वो उसे कन्फ्रंट करना चाहता है पर उसके पास जाकर उसे हग करता है और फिर उसे किस कर बैठता है। लेस्टर कहता है कि वो गे नहीं है। फ्रैंक अपने घर आ गया है। वो काफ़ी ह्यूमिलेटेड और रिजेक्टेड सा महसूस कर रहा है। लेस्टर इसके बाद एंजेला को देखता है जो कि उदास बैठी है। वो एंजेला से उसकी उदासी का कारण पूछता है। एंजेला कहती है कि उसकी जेन से लड़ाई हो गई है। यहाँ दोनों बेहद करीब आते हैं। एंजेला लेस्टर से पूछती है, तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। लेस्टर कहता है कि वो तो बस एंजेला को चाहता है। वो कब से उसी के ख्वाब देखता आया है। वो सिर्फ एंजेला को ही पाना चाहता है। वो कहता है कि उसी के लिए तो उसने वर्कआउट करना शुरू किया है। इसके बाद वो एंजेला को काउच पर ले जाता है। धीरे धीरे वो एंजेला को निर्वस्त्र करना शुरू करता है। एंजेला भी उसे इन सब की इजाज़त दे देती है। इसके बाद दोनों जिस्मानी संबंध बनाने जाते हैं। इसी मोमेंट में एंजेला कहती है, मैं अभी तक वर्जिन हूँ। ये सब जानकर लेस्टर उसे गले से लगाता है। इन सब के बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ के फ्रस्ट्रेशन को शेयर करते हैं। बाद में एंजेला बाथरूम जाती है जबकि लेस्टर किचन में पड़ी फैमिली फ़ोटो को देखता है। इस पर वो स्माइल करता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास एक परिवार है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत दौलत है। इतने में पीछे से एक साये ने आकर उसके हेड में गन से शॉट कर दिया है। रिकी और जेन यहाँ पहुँचते हैं। उन्हें लेस्टर की डेड बॉडी मिली है। इधर हम कैरोलिन को अपने क्लोजेट में देख रहे हैं। लेस्टर के क्लोथ्स को हग करते हुए वो रोती बिलखती जा रही है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या खोया है। जब उसका पति जिंदा था तब उसने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। खून से सना हुआ फ्रैंक अपने घर लौटा है। उसने सर्जिकल ग्लव्स पहने हैं। यहाँ में दिखाया जाता है कि उसके कलेक्शंस में से एक गन गायब है। इससे ये साफ है कि लेस्टर को फ्रैंक ने मारा है। वो लेस्टर से मिले रिजेक्शन को पचा नहीं पाया। अंत में हमें लेस्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, मुझे लाइफ में बहुत से मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस हुए। हालांकि मैं मर गया पर मैं खुश हूँ कि संसार में काफ़ी खूबसूरती है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।